लास्ट क्लास जहाँ लिखाए थे उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू। है ना। थीटा 90 का केस करवा रहे थे और बोले थे कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर पाथ पे जाता है ना। उसी को पॉइंट को लिखा रहे थे आधा, है ना, तो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था। तो हमने यहाँ से लिखा था कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स particle will be deflected without changing a speed and hence, आगे लिखेंगे, and hence and hence if the strength of B field is sufficient, if the strength of B field is sufficient, comma, particle will move in a circular path. Particle will move in a circular path and necessary centripetal force is provided by magnetic force. And necessary centripetal force is provided by magnetic force. Provided by magnetic force. Magnetic force. ठीक है, तो सिंपल है कि जो हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर इनटू द प्लेन रहे चाहे आउट ऑफ द प्लेन होगा, इस टाइप का है। और हमने आपको बता दिया था पूरा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग जो भी लिए थे, है ना, तो आते हैं क्या हो गया था, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर गया था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इस कंडीशन में आपका हमने बताया था वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इधर अंगूठा रखेंगे ऐसे तो फोर्स ऊपर तरफ लगेगा, जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा इसे डिफ्लेक्ट करने लगेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। जैसे रास्ता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू इन द प्लेन है बट वेलोसिटी वेक्टर बदलते जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट है, जैसे सिंपल कहानी है बउआ कि कोई भी छोटा बच्चा बच्ची रहेगा आराम से आप अभी उसको गोद में ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे मान लेते हैं कोई 2-3 साल का छोटा कोई रहे या 2-3 साल का कोई बड़ा रहे या जो भी रहे, क्या आप उसको गोद में लेकर उठा करके घूम लीजिएगा? नहीं। तो वही कहा गया कि अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना है कि वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा कितना चाहिए फोर्स? तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो एक सेंट्रीपिटल, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू है, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल है बउआ, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों है, इसका मास m होगा। ठीक है तो बउआ आप ही जो है मान लो कि एक पत्थर को धागा में बांध के घुमा लेती है ऐसे ऐसे कर करके, उस पत्थर के जगह पे एक ईंट को कहे घुमा लेना, आप घुमा लीजिएगा। लेकिन वह जो पहलवान लोग हैं वो भी जैसे मान लो कि गमछा में वो ईंट को बांध लिया और एकदम आराम से गमछा को घुमा रहे हैं, घुमा लेंगे वो। लेकिन हम लोग से नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत एकदम क्या चाहिए, स्ट्रांगनेस चाहिए। तो वही चीज है, तो वही कहा गया कि अगर सफिशियंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकुलर रेडियस पे मूव करने के लिए जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उतना की इक्वल हो जाएगा जितना कि ये मूव कर सके, तब ये सर्कुलर पाथ पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हाँ ये प्रोवाइड कर रहा है, इतना है स्ट्रेंथ। ठीक है, तब ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो बुआ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, हमने लोरेंज फोर्स पढ़ाया था। और हमने जबकि जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ तो लोरेंज फोर्स डायरेक्ट नहीं लग रहा अभी, यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ भी जो होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू भी क्रॉस भी होता है। ठीक है, तो इतना फोर्स जो है, यहाँ क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा।
उस चार्ज पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू भी क्रॉस भी है। अब किसी भी पार्टिकल को, चूंकि अगर वेलोसिटी वेक्टर और बी फील्ड के वेक्टर के बीच में 90 है, तो वो मस्ट है कि सर्कुलर पाथ पे जाएगा। अब ये है कि भाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का सफिशियंट हो ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल में वो प्रोवाइड कर सके। तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एफ सी इक्वल टू, क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्लास 11 का, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये सब बेसिक है सर जी, समझ गए, सब क्लास 8 और क्लास 9 का बच्चा किसी भी से पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, वो बता देगा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकेंड है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इतना, ये रिक्वायरमेंट है, अगर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहता है, मास तो फिक्स है हुआ, मास तो बदलोगी नहीं। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल, किसी भी चीज को आपने फेंक दी है तो मास फिक्स हो गया बउआ। इलेक्ट्रॉन का मास है, चाहे प्रोटॉन का, चाहे अल्फा पर, सबका मास फिक्स है, ठीक है। वेलोसिटी आपके हाथ में है, कितना स्पेस आप फेंकते हैं, रेडियस कितना चाहिए, एग्जाम में यही सब पूछता है बउआ, ठीक है। ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीजें, न्यूमेरिकल के लिए, हर एक दुनिया का हर एक एग्जाम के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आपके स्कूल के एग्जाम हो, कहीं के लिए भी। तो जो भी है, तो इतना सफिशियंट अगर दे पाएगा ये फोर्स, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो कम से कम कितना चाहिए बउआ, कम से कम मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो, कम से कम जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लग रहा है, वो वैल्यू कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, एफ सी के इक्वल, ठीक है। तो एफ बी इक्वल टू क्या, एफ सी, और ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इतना होगा, इतना होने के लिए क्या है वो आपका क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब चूंकि क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्यू भी साइन 90 डिग्री इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी स्क्वायर है, स्क्वायर से एक वेलोसिटी कैंसिल होगा, साइन 91 हो गया, तो क्या बचा, क्यू बी इक्वल टू एम भी अपॉन आर। लिखिए, यहां तक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, ठीक है। हाँ सर, लिख लास्ट, लिए। हाँ लास्ट क्लास भी आप लोग सो ही रहे थे सर जी, और क्लास ट्वेल्थ में सोइएगा तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो हमको लास्ट में मत बोलिएगा, एक चीज हम क्लियर करते हैं, क्लास ट्वेल्थ में छुट्टी का स्कोप नहीं होता जनरली, क्योंकि सिलेबस बड़ा है हुआ। और तो क्यू बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज है बाबा, अमाउंट ऑफ चार्ज, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, क्यू बी इक्वल टू एम भी अपॉन आर आया ना, एम भी अपॉन आर आया, ठीक है। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकती है कि पार्टिकुलर रेडियस पे मूव होने के लिए कितना चाहिए भाई, तो एम भी अपॉन क्यू बी, ठीक है। यानी कि रेडियस जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा रेडियस हो सकता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हुआ है, ठीक है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखोगे क्वेश्चन बैंक आपको देखना चाहिए, ठीक है। आप लोग पता नहीं देखते नहीं देखते, हम क्या बोले हर दिन एक ही बात पे चला जाएगा। आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी बड़ा होगा उतना ज्यादा रेडियस ज्यादा हो सकता है। आर इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी को कुछ कहते हैं क्या, कोई बता पाएंगे, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, पी क्यू, जहां पी क्या है, मोमेंटम, एम ओ एम ई एन टी, मोमेंटम, ठीक है। रेडियस आपका पी बाई क्यू बी देगा कि भाई दो चार्ज पार्टिकल है जो सेम मोमेंटम से फेंका गया है, एक का मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, दूसरे का 6 टेस्ला है। अब अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो दोनों केस में सेम होगा,
एक को 4 टेस्ला में फेंका गया, दूसरे को 6 टेस्ला में, लेकिन सेम मोमेंटम से, अलग अलग चार्ज पार्टिकल, एक अल्फा दे देगा एक बीटा देगा, ऐसे करके। ठीक है, ये एक अल्फा देगा एक प्रोटॉन दे देगा, ऐसे करके दोनों पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज भी अलग होगा बउआ दोनों का। अगर दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, एक अल्फा एक, तो वहां चार्ज भी अलग होगा। हो सकता है सेमी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया हो सेम मोमेंटम के साथ में, तो रेडियस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। सेम मोमेंटम होगा और सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका चार्ज ज्यादा है, जैसे अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तो रेडियस छोटा होगा, प्रोटॉन का चार्ज कम है तो रेडियस बढ़ाएगा। तो आपको एकदम फिजिकली सोचना होगा बउआ। ठीक है, तो ये एक हो गया। आपको एकदम ध्यान रखना है एक एक चीज को। ये सब नहीं होता कि जैसे मूवी हॉल का सारा स्टोरी याद होता, वैसे पूरा ये चीज आपको याद होना चाहिए। हम लोग जानते हैं बुआ क्लास 11 के नॉलेज से या क्लास 9 के नॉलेज से कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है P² अपॉन 2m होता है। P² अपॉन 2m होता है। यहाँ सब कह सकती हो कि मोमेंटम जो होता है P जो होता है 2m के का रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी बुआ, काइनेटिक एनर्जी का रूट अंडर होता है। तो आप रेडियस के जगह पे आपको हो सकता है बुआ कभी कभी आर के में P के जगह पे क्या है 2 मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसका रूट अंडर आया अपॉन QB, अपॉन QB। ठीक है, तो रेडियस क्या है 2m के एक ही है बउआ, या तो के जो भी के लिख दीजिए बगल में, काइनेटिक एनर्जी है। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लिख लीजिए के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है 2m के का रूट अंडर, स्क्वायर रूट है बाबू, स्क्वायर रूट है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको पूरा एकदम अच्छे से आना चाहिए सब चीजें। पूछेंगे प्लीज, कुछ भी डाउट है तो पूछिए सर जी। नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया 2m/a। फिर से एक बार लिखेंगे QB = mv/r। फिर से पहला लाइन इधर लिखा गया, आपका लोग का लिखा गया होगा, तो लिखिए QB = mv/r फिर से। तो QB लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में कोई रिलेशन है क्या, किन्हीं को मालूम है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है क्या। ये होता है लीनियर वेलोसिटी भी और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन क्लास 11 में पढ़ना था, V = R ओमेगा, V = R ओमेगा। अब सर्कुलर पाथ पे जाता है सर्कुलर मोशन करना कि भाई 5-7 फॉर्मूला देख लें, रखें ध्यान में करके कि क्या है। तो बउआ V/R, R को इधर लाओगे तो V/R ओमेगा हो जाएगा। ये बउआ V/R के बदले क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बउआ, एंगुलर वेलोसिटी चार्ज चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल। जैसे अगर प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला जो भी रहेगा अपॉन, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो, डायपॉजिटिव हीलियम आयन, यानी चार्ज जो होता है 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है अल्फा पार्टिकल पे। डायपॉजिटिव मास जो होता है वो 4 यूनिट होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से आना चाहिए। ओमेगा क्या होगा वो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा के बाद क्या होता है वो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है क्या, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा क्या होता है वो 2πf होता है। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको सिंपली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं वो क्या, 2πf = QB/m, QB/m। ठीक है, तो यहां से बउआ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2π QB/m, 1/2π QB/m। हम लोग जानते हैं बउआ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बउआ, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2πm/QB, 2πm/QB। टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2πm/QB।
ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको हुआ रेडियस का, वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, मतलब देखोगे मेडिकल और इंजीनियरिंग और लेकर के दुनिया भर का क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ इससे। अगर आप, आपके पास क्वेश्चन बैंक होता है अगर आप खोलते तो, और आपके स्कूल के एग्जाम में भी वो कुछ ना कुछ पूछ ही देता है न्यूमेरिकल के तौर पे। है ना, ये सब पूरा पूरा है बउआ, पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन हटा दिया, इसे साइक्लोट्रॉन का पूरा यही फिर से दोबारा हम रिविजन करवाते थे साइक्लोट्रॉन में। एग्जैक्टली सेम चीज बउआ, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सब कुछ लिखाते हुए। लिखा लिया ये बउआ। टाइम पीरियड के फॉर्मूला से क्या देखते हैं, जैसे आप कहती हो कि अगर आप दौड़ते हुए जाओगे अपने घर से कोई दुकान पे तो जल्दी पहुंच जाओगी, अगर धीरे धीरे चलोगी तो दुकान पहुंचने में क्या होगा, समय लग जाएगा। बट यहाँ पे क्या है बउआ, देख रही हो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड समझ रही है बउआ, आपकी क्या चीज पढ़ रहे हैं ये दिमाग में है ना, आप पढ़ ही रहे हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को वो आपने फेंका है, कहाँ फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे है। तो एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है बुआ, चार्ज, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है। ज्यादा चार्ज होगा तो टाइम पीरियड कम आएगा, ज्यादा चार्ज होगा तो टाइम पीरियड कम आएगा। कम आने का मतलब क्या है, जल्दी पूरा कर लेगा। किसी पे कम चार्ज है तो ज्यादा टाइम लेगा, मतलब धीरे 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 कर कर करके वो कंप्लीट करेगा। वैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो जल्दी पूरा करेगा, कम अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो धीरे धीरे पूरा करेगा। दूसरी नंबर क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा टाइम होगा, ये तो जरूर है भाई, मोटा आदमी धीरे धीरे चलता तो सेम कहानी हो गया। मास ज्यादा तो टाइम ज्यादा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है बउआ कि टाइम पीरियड जो है, देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में वेलोसिटी नहीं है बउआ। आप किसी चार्ज पार्टिकल को धीरे से फेंकी हो कि बहुत तेजी से फेंकी हो हाईली स्पीड से, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा बाबू। देखो अब ये क्यों नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है कि अगर चार्ज पार्टिकल को फेंके हैं बउआ, किसी को बोलेगा कि भी वेलोसिटी से, किसी को 3 भी वेलोसिटी से, सेम ही चार्ज पार्टिकल को, बताओ कि भाई टाइम पीरियड जो होगा एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में किसमें टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। तो वेलोसिटी भी फेंके चाहे 3 भी फेंकिए, सब कुछ सेम है बउआ, सेम ही चार्ज पार्टिकल है क्यों। ठीक है, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है और सेम ही चार्ज पार्टिकल है बउआ, सिर्फ वेलोसिटी अलग अलग रखा गया है। इसका मतलब मास भी सेम भी है, 2 पाई कांस्टेंट है, मतलब सेम ही टाइम लगेगा। तो देखो तो फिजिकल मीनिंग क्या हो गया देखो, और एकदम कॉन्सेप्चुअल ये चीज हो गया कि टाइम पीरियड जो है चार्ज पार्टिकल का है वो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ही रेडियस पे बाबू। एक छोटा रेडियस को कोई कवर करेगा, कोई बड़ा रेडियस को। वो टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि बड़ा रेडियस को कर रहा कि कोई छोटा रेडियस को, सेम ही टाइम पीरियड आएगा दोनों के लिए। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिए बुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए नीचे लिखेंगे टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, time period is independent of radius as well as a speed of charge particle. Time period is independent of radius as well as a speed of charge particle. Radius as well as a speed of the charge particle. ठीक है, एक छोटा सा अगर इसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं एक लाइन तो इसको और लिख लेंगे। एरिया जो होता है बउआ, एरिया जो होता है क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया हम सर्कुलर पाथ में ही अभी पढ़ रहे हैं पूरा, क्योंकि हम थीटा 90 सेकंड केस पढ़ रहे हैं बुआ। ठीक है, तो पाई की जगह पाई बउआ, आर हमने निकाला था एम भी अपॉन क्यू भी, आर ऊपर निकाले उसका बता पाएंगे। आर हमने क्या निकाला था सबसे पहले, अपना रेडियस का लिखाए थे, क्या लिखाए थे, मोमेंटम जहाँ पी लिखे थे उसके ऊपर, मोमेंटम बाय क्यू बी। उसके ऊपर बोले भाई एम भी अपॉन क्यू बी, यही मोमेंटम पी बाई क्यू बी था तो एम भी बाई क्यू बी, यही ना। हाँ सर। और इसका इसका स्क्वायर है, आर का स्क्वायर तो पाई, एरिया हुआ मतलब कितना एरिया को कवर करेगा, तो पाई आर स्क्वायर है तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे एम बी अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर दे दो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे भी बाबू आपसे पूछा जाए। ठीक है, चूंकि मोमेंटम स्क्वायर है पाई, पी इक्वल टू हमने लिखा था 2m के का रूट अंडर, चूंकि पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर क्या होता है 2m काइनेटिक एनर्जी,
2m काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर का वैल्यू होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। पी का वैल्यू होता है रूट अंडर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है पी का इसलिए यहाँ रूट अंडर नहीं आएगा, अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो भाई कितना एरिया को कवर करेगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आपको याद रखना है जैसे भी ये पूछा जाए आपसे, जो भी फॉर्मूला पूछा जाए। आप देखो सब कुछ कोरिलेटेड है, एकदम सिंपल है भाई। हाँ, आपको सर्कुलर मोशन का 3-4 फॉर्मूला याद नहीं है तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतियां है, ठीक है। आपको चाहिए कि भाई बेसिक चीज एकदम अच्छे से होना चाहिए, जो भी है। ठीक है, वो लिखिए सर। लिखा गया। हाँ हाँ। तो यहाँ एरिया का हो गया। अब हम लोग क्या देखे बउआ, हमने जैसे अभी टाइम पीरियड के बारे में बताया कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी देखो, इसमें भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। तो लिखिए टी एफ ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर independent of velocity, independent of velocity v, while radius is directly proportional to velocity। सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखाए थे, while radius is directly proportional to velocity। ठीक है बाबू, यहाँ तक हो गया आपको, यहाँ तक हो गया। इसको अगर थोड़ा सा हल्का सा और समझिए एक लाइन के लिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज ये बउआ मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन के आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बउआ डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। आप सीधा सीधा सही बनाइएगा, जो भी है। तो बउआ मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन आपके पास है कि वो चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका मास एम है बउआ, और सेम बउआ दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसका भी चार्ज क्यू है और मास एम है बाबू, ठीक है। इसको जो है मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से फेंका गया, और इसको जो है बउआ आपका v2 वेलोसिटी से फेंका गया, v2 वेलोसिटी से। तो निश्चित तौर पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है बउआ, जो ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ही क्या होगा, इधर की तरफ टर्न करने लगेगा। अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं, इनटू द प्लेन है तो मैग्नेट चारों उंगली को किधर रखते हैं, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर रखते हैं। यही रूल है बउआ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दाहिना हाथ राइट हैंड का चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं। चूंकि Q और M लिखा है तो Q और M का मतलब पॉजिटिव चार्ज से समझेंगे। तो क्या है, अंगूठा डायरेक्शन में वेलोसिटी रखे, वेलोसिटी डायरेक्शन में अंगूठा रखे, इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन रखे, इधर लग रहा फोर्स, मतलब जो ही जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा, ऐसा करके जाएगा, सर्कुलर पाथ पे कवर कर लेगा। यहाँ से भी हुआ जहां स्टार्ट होगा ऐसे ये मूव करने लगेगा, ठीक है। इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्या होगा, बाहर निकल करके तब सर्कुलर पाथ को नहीं जाएगा, फिर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे है न्यूटन का पहला लॉ है कि जिस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में वैसे चलते रहेगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जिस स्टेट लगेगा उसको अपना जो भी करेगा, जो भी है बउआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बउआ कि दो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास सेम है दोनों का एम, चार्ज सेम है दोनों का, सेम मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ आपका, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर हुआ है। लेकिन क्या है हुआ, एक की स्पीड v1 है और दूसरे की स्पीड क्या है वो v2 है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी v2 ग्रेटर है वेलोसिटी v1 से, ठीक है। और कैसे करके इंटर हुआ, 90 डिग्री पे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ये है तो 90 डिग्री होगा, है ना, ऐसे और ऐसे है, ये हमारा उंगली वेलोसिटी वेक्टर है, और ये चौक इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, तो 90 डिग्री पे है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि एक कंप्लीट सर्कुलर, इमेजिन करो कि पूरा मैग्नेटिक पूरा बिखरा हुआ पूरा बोर्ड पे या पूरा रूम में है ना, और ये रूम के बाहर से आ रहा है वेलोसिटी दो चार पार्ट के, तो पूछेगा कि भाई एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने में किस में ज्यादा टाइम लगेगा,
V1 वेलोसिटी वाला कि V2 वेलोसिटी वाला? कौन टाइम ज्यादा लेगा एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए? सेम लेगा ना सर दोनों? अच्छा, तो चूंकि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। और रेडियस की बात की जाए तो रेडियस में क्या लिखा है? रेडियस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, 4-5 बार बोल चुके हैं। जिसकी वेलोसिटी बड़ी होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी। V2 बड़ी है तो R2 बड़ा होगा R1 से। ठीक है सर जी? हाँ सर। अब ऐसा दुनिया भर का क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको वाकई प्यार है क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन देखने से प्रीवियस ईयर का, तो ये सब इंजॉय वाला क्वेश्चन होता है। एक बार दिमाग में सेट हो गया चीजें, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस एंड दैट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सब हेरा फेरी करके उसी फॉर्मूला से तीन चीज दिया रहेगा, चौथा चीज, तीन चीज दिया रहेगा, चौथा निकालना। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एरिया, सबके साथ एक कोरिलेशन है। तो यहाँ पे दुनिया भर का क्वेश्चन बनते हैं। जो भी है, तो आपने क्या देखा होगा? आपने पहला केस देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकते हैं, तो क्या था आपका चार्ज पार्टिकल पे पैरेलल या एंटी पैरेलल, चूंकि आपके पास है क्यू भी क्रॉस भी, पैरेलल या एंटी पैरेलल में साइन 0 या साइन 180 बनेगा, दोनों का वैल्यू 0 होता है, फॉर 0 लगता है। तो पहला केस वो था। दूसरा केस 90 वाला में जो हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट केस है, तो 0 डिग्री 180 डिग्री, चूंकि 0 180 पे फोर्स नहीं लगता हुआ, जैसे चार्ज पार्टिकल वो न्यूटन का पहला रूल के अनुसार उसी स्टेट से चलता जाएगा, यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म जैसे है उसी हिसाब से चलेगा। तो 0 का 180 में कोई फोर्स नहीं लगेगा, 90 के केस में फोर्स लगेगा और सर्कुलर पाथ पे ले जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट है तो कंप्लीट सर्कल बनाएगा, सफिशियंट अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सफिशियंट फोर्स नहीं दे पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल फोर्स नहीं दे पाएगा, तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर पाएगा। लास्ट केस क्या बताया हुआ? केस थर्ड क्या बचेगा कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री नहीं है, थीटा 180 डिग्री नहीं है, ये दो केस में 0 फोर्स लगता है, फोर्स नहीं लगता है, ये पहला केस था हुआ। और सेकंड केस था क्या? थीटा 90 नहीं है। तो 0, 180 और 90 छोड़कर कुछ भी रहे एंगल, तो क्या होगा बउआ आपका? वो जो है हेलिकल पाथ में जाएगा। वो कैसा जाएगा? हेलिकल पाथ में जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्लीज इसको, लिखेंगे ए पार्टिकल विल प्रोजेक्टेड, if particle will projected making angle theta, if particle will projected making angle theta with b field, making angle theta with b field, comma, the velocity has two component, अभी हम डायग्राम बना के बताएंगे आपको। the velocity has two component, full stop, the component which is perpendicular to the b field, the component which is perpendicular to the b field, perpendicular to the b field, make the particle perpendicular to the b field, make the particle to move in circular path, make the particle TO2 move in circular path, make the particle to move in circular path, and the component which is parallel to b field, and the component which is parallel to b field, which is parallel to b field, take the particle on a straight line, which is parallel to b field, take the particle on a straight line, take the particle on a straight line, particle on a straight line, full stop. Hence, the path of particle will be helical. Hence, the path of the particle will be helical.
पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल। एक लाइन लास्ट में लिख लेंगे, पिच, PITCH, पिच। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस। आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार इसका डिफिनेशन पूछा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, आधा मार्क्स के क्वेश्चन में। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस, अभी समझ आ जाएगा डायग्राम से। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। देखो हमने क्या जो कहा उसी को हम डायग्राम से, अनुष्का बुक में है दिया हुआ क्या ये हेलिकल वाला डायग्राम कि नहीं है दिया हुआ? दिया हुआ है। अच्छा हाँ तो ठीक है, हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा तो आप बुक से आप देखिएगा कि हमारा डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा और तरह से। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इधर हम एक्स कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, इधर जेड कोऑर्डिनेट, इधर आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई पार्टिकल है बउआ जिसमें कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में ना तो पैरेलल है, ना तो एंटी पैरेलल है, ना तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको बनाने का आसान तरीका है कि हम ऐसे रोटेट करते हैं और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस से नीचे हुआ रोटेट कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस रखेगी तो फिगर थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है। तो क्या हुआ, 0, 180, 90 को छोड़ कर करके किसी भी वेलोसिटी से कोई थीटा एंगल है, 3 एंगल छोड़ कर करके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो है आपका, ठीक है, एंगल क्या है हुआ, थीटा है, एंगल क्या है, थीटा। तो ये वेलोसिटी जो होगा, इस तरह से रिपीटेड होते जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो भी है और कुछ का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, वो अब जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे रिटन एग्जाम में उतना ज्यादा अच्छा होगा आगे चल करके। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक्स एक्सिस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहीं पे भी आप चाहें तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आप चाहें तो कहीं दे सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ में ये जो है आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर वो थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल। तो जब ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, तो सेम कहानी हो गया बउआ। अच्छा चलो डायग्राम बन गया क्या? हाँ सर। हम्म, तो सिंपल कहानी है बउआ कि जैसे देखो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी, और सपोज इसके साथ क्या है, थीटा एंगल से वेलोसिटी वेक्टर है, थीटा एंगल, ये थीटा ना तो जीरो है, जीरो होता तो इधर जाता है,
ना 180 होता इधर जाता है, ये दो केस में फोर्स नहीं लगता। 90 होता तो बहुत सीधे ऐसे होता है। अगर कोई वेक्टर 90 पे है किसी दूसरे वेक्टर के साथ में तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होता, हम लोग जानते हैं बुआ। सिंपल आई वेक्टर इधर है, जे वेक्टर इधर है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है बाबू आपका कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है जो थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा 0, 180, 90 छोड़कर है। तो अगर ये भी है बउआ तो भी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होगा, जिसको क्या कहेंगे आपका v cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा आता है। एक कंपोनेंट क्या होगा बउआ वेलोसिटी वेक्टर का, इधर टूटेगा, जिसको क्या कहेंगे v cos थीटा। v cos थीटा जैसे वेक्टर तोड़ते हैं, जिधर एंगल नहीं होता बउआ उधर क्या होता है आपका v sin थीटा। दूसरे तरफ क्या टूटेगा v sin थीटा। तो एक कंपोनेंट क्या होगा बउआ इधर की तरफ आएगा, जो क्या होगा v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा। और ये अभी आप जान चुके हैं बउआ, फिर वही पुराना केस में लौट गए कि अगर अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है बउआ, ठीक है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। न्यूटन का पहला रूल कहेगा कि v cos थीटा से इसकी टेंडेंसी होगी आगे बढ़ने की, है ना, जैसे है उसी हिसाब से जा रहेगा v cos थीटा। तो v cos थीटा इसको क्या कहेगा, इसको आगे बढ़ाने का टेंडेंसी रखेगा चार्ज पार्टिकल को। और बउआ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बउआ, ये क्या है बी वेक्टर का, ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस बी वेक्टर डायरेक्शन में एक। और वेलोसिटी v sin थीटा कंपोनेंट क्या है परपेंडिकुलर है बउआ मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या काम करेगा। सेकेंड केस बउआ अगर बी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 होगा, इसकी टेंडेंसी होगी उसे सर्कुलर पाथ पे लाओ। तो यहाँ पे क्या है बउआ दो कंपोनेंट वेलोसिटी का है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल है। पैरेलल अगर रहेगा बउआ तो पैरेलल कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है बउआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। तो ये भी cos थीटा इसे लीनियर वेलोसिटी आगे की तरफ की टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा आगे ले जाना चाहेगा। और भी sin थीटा क्या है बुआ बी फील्ड से 90 वाला है। तो भी sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और अगर बुआ कोई चार्ज पार्टिकल का अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, उस कंपोनेंट के साथ क्या होगा ये सर्कुलर पाथ में। तो वो ये सर्कुलर पाथ में चलने का करेगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा बउआ इसमें लीनियर भी वेलोसिटी की टेंडेंसी होगी, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा ये सर्कुलर पाथ मतलब ऐसे करेगा, लेकिन जितना बउआ ये सर्कुलर पाथ होगा उसमें सर्कुलर पाथ पे भी sin थीटा की वजह से जाएगा, सेम बउआ भी cos थीटा की वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होगी साथ साथ आपका लीनियर